गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका सोशल साइंस 100% चैनल में। और आज तारीख है 1 अगस्त 2020 और हम वर्कशीट 12 करेंगे आज। और सिविक्स की बुक से हम चैप्टर कर रहे थे संघवाद यानी कि फेडरलिज्म से रिलेटेड 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसकी बेहतरीन समझ के लिए पहले आप वो 2 वीडियो देखिए, तब आपको ये नेक्स्ट पार्ट हमारा इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें हमने चर्चा की थी कि संघवाद क्या होता है, संघवाद की परिभाषा के ऊपर चर्चा की थी। शासन की वह व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं, और भारत भी संघीय व्यवस्था का ही उदाहरण है। इसके साथ साथ हमने संघीय व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी, इसके मेन फीचर्स पढ़े थे। और इससे पिछली वर्कशीट जो थी हमारी वर्कशीट 11, उसमें हमने पढ़ा था कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्क्रीट लिस्ट है, और उस लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर हमने डिटेल से चर्चा करी थी। तो आइए इससे आगे की चर्चा को हम शुरू करते हैं। संघवाद संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के संबंध संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। खासकर शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसमें बताया गया है कि संघीय व्यवस्था में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंध है वो केवल ये नहीं है कि संवैधानिक प्रावधानों पर ही डिपेंड करेंगे, यानी कि जो संविधान में लिखा है उसको ही अक्षरतः वो फॉलो करेंगे, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो है वो उसको प्रभावित करती है, बहुत सारी सिचुएशन, परिस्थितियाँ भी उसको प्रभावित करती है। खासकर शासक दल और नेता किस तरह से इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। और हमारे देश में क्या है, बहुत समय तक यानी कि आज़ादी के लगभग 35-40 साल तक देश में एक ही पार्टी का शासन रहा है, और उस एक ही पार्टी के शासन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगभग सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों में एक जैसी रही है। तो ऐसे में केंद्र और राज्य के संबंध जो है वो नॉर्मल रहते हैं और उसमें कोई भी समस्या नहीं होती, क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि पूरे देश में जो सरकार है, विभिन्न राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार जो है वो अस्तित्व में होती है। तो ऐसे में संबंध बहुत ही सुचारू रूप से चलते हैं। और ऐसी अवस्था में राज्य अधिकतर अपने स्वायत्ता अधिकारों का प्रयोग कम ही करते थे। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ, गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। अब गठबंधन सरकार क्या होती है, जब किसी भी एक राज्य में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो अन्य दूसरी पार्टियां जो हैं वो उस पार्टी को समर्थन दे देती हैं जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, और वो इस प्रकार वो आपस में मिल करके गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार चलाते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो कि एक राज्य में 50 सीटें हैं, ठीक है। अब सरकार बनाने, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, सरकार बनाने के लिए मान लो 30 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को, ठीक है। अब जब इलेक्शन हुए तो 30 सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली, कोई भी 4 पार्टी आपस में इलेक्शन लड़ रही थी, ठीक है। तो एक पार्टी को मान लो मिल गई 20 सीटें, दूसरी पार्टी को मिल गई 5 सीट, तीसरी को मिल गई 7 सीट, चौथी को मिल गई 4 सीट। तो इस प्रकार से क्या होगा कि सरकार बनाने के लिए 30 सीट चाहिए थी, तो जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी और अपनी 30 सीटें कंप्लीट कर लेगी, ठीक है, और राज्य में अपनी सरकार बना लेगी। तो 1990 के बाद जो है वो इस तरह की सरकारों का आरंभ हुआ। इसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा। अब क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में, राज्य में अपना एक दल बना लेते हैं, प्रांतीय दल भी इसको कहा जाता है। ये दल केवल उसी राज्य से संबंधित होते हैं। आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही डिटेल से आप पढ़ेंगे। और से मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देती हूँ। आम आदमी पार्टी जो है वो अभी केवल दिल्ली में है, ठीक है। इसी तरह से शिवसेना जो है वो उसका अस्तित्व महाराष्ट्र में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो झारखंड में है। तो ये प्रादेशिक दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, और इनका आधार केवल उस क्षेत्र विशेष में ही होता है। इसमें क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा दिया, जिससे राज्यों की स्वायत्ता के प्रति आदर और भी बढ़ गया। और जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल भारत में उभरने लगे तो राज्यों की जो स्वायत्त शक्ति है यानी कि स्वयं काम करने की शक्ति है उसके प्रति भी आदर बढ़ा। अब हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन फेडरल स्ट्रक्चर द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर दैन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जिससे कि इनके आपस के रिलेशन जो है वो इफेक्ट करते हैं। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाउ डू रूलिंग पार्टीज एंड इट्स लीडर्स
follow the principle of federal system of government. In India, one party has ruled in center and in most of the state for longer period of time. This changed significantly after 1990, यानी कि 1990 के बाद जो है ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई। क्यों? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होने लगी। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। और मैंने अभी आपको बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ के जो है एग्जांपल दिए थे। इसी तरह से पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब पर ही सीमित है। दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि जब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मेजॉरिटी में वो पार्टी नहीं आती, तो क्या करती है वो दूसरी पार्टीज़ के साथ कोलिशन कर लेती है और इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म में आती है। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो सिनेरियो चेंज हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट आने लगी, इससे क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी जो है उसकी भी रिस्पेक्ट बढ़ गई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं। भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता। तो अभी तक जो हमने 2 स्तर की शासन व्यवस्था पढ़ी है वो पढ़ी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन आप जानते हैं कि भारत बहुत ही विशाल और विविधता भरा देश है, तो यहाँ पर केवल 2 स्तर की शासन व्यवस्था से काम नहीं चल सकता था। इसीलिए सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सरकार की शक्तियों को बांट देना। सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रित कर देना, एक हाथ में आ जाना, जबकि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का फैलाव, यानी कि बंटवारा। तो केंद्र सरकार से शक्तियां राज्यों के पास और राज्य सरकार से शक्तियों को स्थानीय स्तरों पर बांटा गया। जब केंद्र और राज्य से शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ये याद करना है कि जब केंद्र और राज्य से भी शक्तियां ले ली जाती है और स्थानीय सरकारों को दी जाती है। अब स्थानीय सरकार का मैं मतलब आपको समझा देती हूँ। देखो, एक छोटा सा आपको एग्जांपल शेयर करूँगी। आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस भी स्थान पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके लोकेलिटी में क्या समस्या है वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगी, क्योंकि आप वहाँ पर रहते हैं, रोज़ उन समस्याओं से जूझते हैं। चाहे वो लाइट की प्रॉब्लम हो, चाहे गलियों में गड्ढे हो, चाहे पानी नहीं आ रहा हो, या इसी तरह की अन्य समस्याएं, झगड़े हों। तो ये जो समस्याएं हैं वो वहाँ के लोकल लोग जो है, स्थानीय स्तर के लोग जो हैं, उनको अच्छे से पता होती हैं। और अगर इन समस्याओं का निपटारा जो है वो स्थानीय स्तर पर ही कर दिया जाए तो वो जल्दी भी हो जाएगा और वो बेहतर तरीके से भी हो जाएगा। तो स्थानीय स्तर पर एक स्थानीय सरकार की आवश्यकता महसूस हुई और इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान में 73 अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 73वां संविधान संशोधन किया गया। और ये संविधान संशोधन किया था 1992 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा शासन व्यवस्था के स्थानीय स्तर को संवैधानिक रूप से मजबूत बनाया गया है। और इस संविधान संशोधन में ही पंचायती राज व्यवस्था को भी सरकार के स्तर के रूप में शामिल किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें होती हैं और शहरों में नगर पालिकाएँ और नगर निगम जो हैं वो अस्तित्व में आए। और ये जो सरकार का तीसरा स्तर है, ये स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इन्हें गाँव में पंचायत और शहरों में नगर निगम या नगर पालिका कहते हैं। तो अब हम इसको इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। When power is taken away from central and state governments and give to local government, it is called decentralization। तो मैंने आपको बता दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के किसको दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को। द बेसिक आइडिया बिहाइंड decentralization is that there are a large number of problems and issue which are best settled at the local level। क्योंकि जो भी स्थानीय स्तर की समस्याएं होती है, लोकल समस्याएं होती है, उसका निपटारा जो है वो स्थानीय स्तर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। A major step towards decentralization was taken in 1992। पंचायत्स in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी संघीय व्यवस्था को अन्य बातें प्रभावित करती है, कुछ उदाहरण दीजिए। अब सबसे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि संवैधानिक प्रावधान तो बहुत सारे हैं केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के रूप में, लेकिन हमने देखा कि भारत में आज़ादी के 30 से 35 साल तक जो है वो
एक ही पार्टी का शासन रहा और अधिकतर ऐसा देखा गया कि केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार है। तो व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने अपनी जो स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि केंद्र सरकार ही उनके लिए अधिकतर फैसले लेती आई। और कई बार ऐसा भी हुआ कि केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की जब सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी भी करने की कोशिश की। और उन दिनों केंद्र सरकार ने अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग भी किया है, और ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि जब केंद्र और राज्य में सेम सरकारें होती हैं, एक ही सरकार होती है, तो राज्य जो है वो अपनी स्वायत्त शक्तियों का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। और दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जब केंद्र और राज्य दोनों में ही अलग अलग दल की सरकारें अस्तित्व में आई तो व्यवहार रूप में यह भी देखा गया कि केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग भी किया। तो ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, और इस तरह से व्यवहार में केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते जो है वो कई बार परिस्थितिजनक भी होते हैं और परिस्थितियों के आधार पर प्रभावित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर का भाव बढ़ा है, इसे आप जरूरी क्यों मानते हैं? अब राज्य की स्वायत्तता के प्रति आदर का भाव बढ़ा, कब से बढ़ा? जब कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि जब गठबंधन सरकारों का उदय हुआ, तब जो है वो राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भाव बढ़ा। और ये ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, संघवाद की बात करते हैं, और राज्यों की स्वायत्तता के प्रति आदर भी बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे संवैधानिक के मूल ढांचे के अनुरूप, क्योंकि हमारे देश की शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और संघीय व्यवस्था में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो शासन का बंटवारा है यानी कि सत्ता की साझेदारी जो है वो केंद्र और राज्य स्तरों पर की जाए, और तीसरा स्तर भी है इसका, स्थानीय स्तरों पर की जाए। तो अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों की या स्थानीय सरकारों की जो स्वायत्तता है उसका ध्यान नहीं रखेगी तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों में जो प्रादेशिक सरकारें हैं उन दलों के प्रति भी आदर का भाव बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब गठबंधन सरकारें बनने लगी, किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने लगा, तो इन गठबंधन सरकारों का विशेष रूप से महत्व बढ़ गया, क्योंकि ये किसी भी राष्ट्रीय दल को अपना समर्थन देकर गठबंधन सरकार का निर्माण करती है। तो इसीलिए गठबंधन सरकार का निर्माण करने में इन क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ा और राज्य की स्वायत्तता के प्रति भी आदर का भाव बढ़ा है, और ये बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किसी ऐसे राज्य का उदाहरण दीजिए जहां गठबंधन सरकार है, इनमें कौन कौन से दल शामिल हैं? तो बहुत सारे राज्य हैं जहां पे गठबंधन सरकार है। सबसे पहला उदाहरण है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एनसीपी, आईएनसी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार है। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, और शिवसेना, इन तीनों के गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार बनी हुई है इस समय। ये इसी तरह से हरियाणा का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो है उसके गठबंधन से सरकार बनी है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी, और जेडीयू यानी कि जनता दल पार्टी के गठबंधन से यहाँ पे सरकार बनी है। इसी प्रकार झारखंड भी इसका एक एग्जाम्पल है। झारखंड में जेएमएम और आईएनसी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके गठबंधन से सरकार बनी हुई है। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसके बाद है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक होता है, और अभी मैंने इस पर डिटेल में चर्चा की है। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्तर की जो समस्या है उनका समाधान जो है स्थानीय स्तर पर बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है। और भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इन विविधताओं के मद्देनज़र भी देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है। दूसरा, विकेंद्रीकरण से हमारे देश का संघीय ढांचा जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था का जो मूल आधार है वो है कि सत्ता की साझेदारी की जाए, सत्ता को बांट दिया जाए, और सत्ता में साझेदारी के लिए स्थानीय स्तर पर भी शासन में लोगों की भागीदारी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक होता है। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब आप जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर करके मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय।